सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार। आज कक्षा 11th के SPDF की व्याख्या और कक्षक इनके बारे में वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं कक्षा 11 की रसायन विज्ञान का आधुनिक परमाणु संरचना में डी ऑर्बिटल की व्याख्या। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए डी ऑर्बिटल का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, डिफ्यूज्ड। ठीक, इसकी आकृति डबल डंबल शेप होती है। जैसे कल आपको बताया था पी ब्लॉक डंबल शेप होता है, तो जो डी ब्लॉक होगी वो डबल डंबल शेप, यानी कि आपका एक डंबल इधर बना और एक डंबल अगर इधर बना तो ये डबल डंबल हो गए। ठीक है, इस तरह से डबल डंबल शेप होती है। विशेषताएं क्या होंगी, देखिए डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर से निरूपित करते हैं। देखिए इसमें कहीं कहीं ये लिखा होगा डी जेड एक्स, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमने बताया कि डी ऑर्बिटल क्या है, 5 कक्षक होते हैं जिन्हें हम लोग डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से निरूपित करते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की आकृतियाँ समान प्रकार की होती हैं और ये जो बचे दो इनकी थोड़ी अलग होती हैं, यानी ठीक है। इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व लोब अक्षों के मध्य होता है। मैंने बताया था, जैसे ये हमने बताया, ये यहाँ पर ये लोब्स बन गए। ठीक है, ये लोब्स हैं, तो कहा कि इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व लोब अक्षों के मध्य यानी बीच में होंगे। ठीक, 45 डिग्री के एंगल पर। तो देखिए अगर इसको हम ऐसे देखें, ऐसे देखे जाए कि ये बना के, तो अगर अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा 90, ये देखिए यहाँ पर ये 90 का एंगल बन गया। अब अगर इस पर एक लोब ऐसे लगाया जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये क्या एंगल 45 पर बनेगा। तो यहाँ पर कहा अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होगा, लोब के अक्ष के मध्य होगा। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये लोब के अक्ष की दिशा में अधिकतम होते। देखिए यहाँ पर कहा कि अक्षों की दिशा में अधिकतम होते हैं, वहाँ पर मध्य में। ठीक है, देखिए ये बात ये कही गई, जो ऊपर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है, ये तीनों कहाँ होते हैं, 45 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी 45 डिग्री कोण पर। ठीक, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जहाँ होगा वो अक्ष की दिशा में अधिकतम होगा, यानी इधर जहाँ अक्ष की दिशाएं होंगी उधर ये ज़्यादा होगा। और अक्ष आप जानते हैं, जैसे ये आप एक्सिस बना लेना, ठीक है, एक्स है, वाई है और ये जेड है, यानी 3D स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई एक्स एक्सिस, चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह से जो डिनोट की जाती हैं। अब यहाँ है देखिए, कोष में अधिकतम 5 ऑर्बिटल की कक्षक की ऊर्जा समान होती है, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्ष क्या कहते हैं। समभ्रंश होता क्या है, देखिए समभ्रंश कक्षाएँ ऐसी कक्षाएँ होती हैं जिनमें सभी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल हो। जैसे मैंने कहा कि डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को हम लोग डी ऑर्बिटल ये हो गया हमारा, तो 1 2 3 1 4, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गई, और इन पांचों ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो क्या है, इक्वल है। तो ऐसी कक्षकें जिनकी ऊर्जा इक्वल होती हैं उन्हें समभ्रंश कक्षकें भी कहते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड में लंबवत 2 लोब होते हैं ऐसे। अभी इसका चित्र आगे आएगा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एंड फिर देखिए डी, ये नाम भी दे दिया गया, डी एक्स वाई में कौन कौन से 2 लंबवत नोडल होंगे, एक जेड एक्स का, एक वाई जेड का। अगर ऐसे बात किया जाए, ये यहाँ पर एक्स कर दिया गया, ठीक है, ये जेड कर दिया गया और ये वाई हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि अगर हम बात करें डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, तो यहाँ पर 2 लोब कौन कौन से होंगे, देखिए डी जेड एक्स और वाई जेड या वाई जेड। ठीक है, ये वाई यहाँ से, ये वाई जेड, तो इस तरह से इनके 2 नोडल होते हैं। ठीक है, तो डी एक्स वाई का मैंने बनाया, डी एक्स वाई का क्या होगा नोडल, जेड एक्स वाई जेड, और डी वाई जेड का जेड एक्स एक्स वाई और डी एक्स जेड का एक्स वाई वाई जेड। इस तरह से नोडल तल होते हैं।
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में कोई नोडल तल नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो देखिए हमने बताया था कि 5 ऑर्बिटल डी में बनेंगी, 1 2 3 4, तो 5 हो गई। यहाँ पर हमने कहा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो दो होती हैं इनमें कोई नोडल तल नहीं होता है, ठीक। डी ऑर्बिटल T2 और EG के दो सेट में बटी होती है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है। ये बंटना इसका कहलाता है स्प्लिटिंग। हालांकि आप में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए देखिए इस तरह से ये बटती है। जैसे हमने बनाया डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 ये बना, और जैसे ही आगे जाएगी तो ये दो भागों में टूट जाती है, ठीक है। एक T2G और एक EG, ठीक, इस तरह से दो पार्ट में टूट जाती है, तो इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग। देखिए डी ऑर्बिटल में मैंने बताया था कितने कक्षक होंगे, 5 कक्षक। अगर कक्षक 5 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, अगर कहा जाए 10 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षकों की संख्या 5। तो ये देखिए 5 कक्षक हैं, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में मैंने बताया था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी ऑर्बिटल की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन का आधा होती है, या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल का क्या होते हैं, दोगुना होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ऑर्बिटल अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, ऑर्बिटल अगर 5 है तो इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, ऑर्बिटल अगर 7 है तो इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। इस तरह से देखिए ये चीज़ आ गई जो उनके पांचों डी ऑर्बिटल के नाम। तो देखिए डी ऑर्बिटल में पहला क्या है, ये देखिए डी एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए जो मैंने कहा था इनके दो नोडल प्लेन होंगे, एक क्या होगा एक्स जेड और एक जेड वाई, ठीक। तो ये आपका होगा डी एक्स वाई, फिर ये आपका है देखिए डी वाई जेड। ये देखते हैं कि ये जो लोब हैं, ठीक है, ये लोब हैं किस पर, किस एक्सिस पर हैं। तो देखिए डी तो हमारा क्या है, डी हमारे ऑर्बिटल का नाम है, डी हमारे ऑर्बिटल्स का नाम है। अब वाई, तो देखिए ये लोब वाई की तरफ हो गया, ठीक है, और जेड, ठीक है, और ये किस पर लगा है, जेड पर लगा है, तो इसलिए इसका नाम वाई जेड। इस तरह देखिए एक्स वाई, ये देखिए यहाँ पर एक्स की तरफ देखेंगे ये एक्स पे लगा है, ठीक, और ये वाई पे लगा है। अगर जेड पर होता तो हम लोग ऐसे बना देते इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर है डी एक्स जेड, ठीक, डी एक्स जेड, एक्स के लोब में देखिए ये एक्स का लोब है, ठीक है, और ये जेड के परपेंडिकुलर है। इस तरह से डी एक्स वाई डी वाई जेड और जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, 5 तरह की आपको ऑर्बिटल्स डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं एफ ऑर्बिटल्स की। देखिए एफ का पूरा नाम क्या है, फंडामेंटल। इसकी आकृति बहुत ही जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। इसकी आकृति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है या कॉम्प्लेक्स होती है, यानी इसको हम प्लेन कागज़ पर नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, एफ कोष में 7 कक्षक होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए 7 ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इन उपकोषों के नाम है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये सब में कॉमन है, और आप ये जानते हो एफ एक्स वाई जेड ये हो जाएगा। तीसरा जो है एफ जेड एक्स स्क्वायर एफ जेड क्यूब, फिर है एफ वाई जेड स्क्वायर एंड एफ एक्स जेड स्क्वायर और एफ एक्स वाई जेड, ये होते हैं। ये आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, आपको यहाँ एफ में कितने उपकोष होते हैं ये ध्यान रखना और कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए आपका ये उपकोष बना हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और 7 ऑर्बिटल हो गए। अब कक्षक की बात करते हैं। तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वो 3 डायमेंशनल, मैंने बार बार कहा 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड यानी तीनों एक्सिस की तरफ। तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वो 3 डायमेंशनल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाती है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। मैंने कक्षक बताया था कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की
संख्या निश्चित होती है, जैसे आपको बताया गया एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि किसी को, देखिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होता है वो ये है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी कोष की बात की गई है, तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। ठीक, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ n क्या है, n आपका कोष है और कोष के नाम मैंने आपको बताया था k, l, m, n, इस तरह से कोष के नाम होंगे, या उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर k है तो n बराबर 1, l है तो n बराबर 2, m है तो n बराबर 3 और n है तो n बराबर 4। तो किसी भी कोष में या कक्षा में, कोष को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा भी कहा जाता है, किसी भी कोष या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ठीक है, फिर है, अब ये ध्यान देने में एक बात है कि किसी भी कक्षक में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल्स, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2। तो देखिए ऑर्बिटल जो होते हैं वो ये होते हैं, अब 2 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते ना, या अगर हम पी की भी बात करें तो देखिए ये एक ऑर्बिटल्स हो गई, एक ये ऑर्बिटल्स हो गए और एक ये, तो अधिकतम इसमें कितने भर सकते हैं, 2। तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, जबकि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। अब देखिए इसकी गणना करते हैं, माना कि k कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, ठीक है, तो हम जानते हैं कि k बराबर क्या होगा, k यानी n=1। अब फार्मूला हमारा है 2n², तो 2 × n की जगह क्या करेंगे, n बराबर 1, क्योंकि k में है, k में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, तो k में हमारा k बराबर क्या करते हैं, k को हम n बराबर 1 मानते हैं, यानी पहली कोष है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 2 का गुणे 1 का वर्ग हो गया, 1 × 1 बराबर 2, यानी k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, और ये प्रूफ होता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं l कक्षा की, तो देखिए अगर l कक्षा की बात करेंगे तो हमने बताया कि l कक्षा के लिए हमने क्या, n बराबर क्या रखेंगे, 2, तो हमारा फार्मूला है 2n², और यहाँ पर 2 × n की जगह क्या, 2, क्योंकि कौन सी कक्षा है, l, और l कक्षा है तो यहाँ पर 2 का वर्ग, तो देखिए 2 × 2 × 2, तो देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि l में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। फिर बात की जाए m की, कि m के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो देखिए यहाँ पर n बराबर कितना दिया, 3, तो यहाँ हो जाएगा 2n², तो 2 × n की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर n बराबर 3 ये दे रखा है, इसका वर्ग कर देंगे तो 2 × 3 × 3, तो देखिए 2 × 6 = 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अधिकतम m में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर देखते हैं m के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर यहाँ क्या आ गया, n बराबर 4, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2n², यानी 2 × 4 की पावर 2, यानी 2 × 4 × 4, n², यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × 4 × 4, तो देखिए 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32, यानी कि m में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। तो आप देखा, वहाँ से आपने देखा कि k, l, m और n। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये आपको ये गलत बना है, ये m नहीं, यहाँ n होगा, ये n है। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, ये है n के अधिकतम, n कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर n होगा, कैपिटल N। ठीक, तो ये n बराबर हो जाएगा 4। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक से लिख गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हट के हो जाएगा आपका m के लिए, सॉरी, ये आपका n होगा, n के लिए। ठीक है, n के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32। तो अभी आपने देखा कि क्या है कि यहाँ पर k, l, m और n, तो यहाँ पर k बराबर क्या आ गया, 2,
L बराबर 8, M बराबर देखिए M बराबर ये 2, 8, 18, 32। तो इसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे K, L, M और N। तो K अगर पहला कोस, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो देखिए यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और उसका दुगना कर देंगे 8, 3 त्रिक को 9, 9 का दुगना 18, 4 चौक 16 और 16 का दुगना 32। चूँकि हमारे फार्मूले में ही 2 है तो 2n स्क्वायर करते जाएंगे। तो अब K में हमें पता चल गया कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, L में अधिकतम 8, M में 18 और N में 32। इस तरह से कोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिसाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये सिंबल बने हैं, K सेल है, सिंबल उसका क्या होता है, ये 0 जो लिखा है वो L का मान होता है। ठीक है, एजुमेथल नंबर होता है, वो अभी आपको क्वांटम नंबर में पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी कहा गया टोटल नंबर ऑफ सब सेल, K की सब सेल क्या है, केवल एक ही है S, और S है तो इसलिए संख्या 1 लिखिए। ठीक, इसी तरह देखिएगा L में कोस नंबर 2, तो 2 होंगे, एक 0 और एक 1, तो 0, 1 यानी S और P 2 कोस हो गए। M में 3 S P D 3 हो गए, और N में 4 S P D F ये 4। और इन्हीं कोसों के हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते थे इलेक्ट्रॉन अभी पीछे, यानी N बराबर यहाँ से 1 रखते थे, 2 रखते थे, 3 रखते थे। ठीक है, और ये 4 रखते थे। ठीक, देखिए ये अब मैंने बताया था पीछे कि आपको अगर एक घर है, घर में तो कमरे हैं, फिर कमरे में बेड हैं, ये वही कहानी यहाँ पर आ गई कि अगर K है, K सेल है, तो उसकी ऑर्बिटल केवल S होगी, और ये पूरा मैंने ये बना दिया, ये मान लीजिए K है। ठीक है, देखिए L में इसी तरह ये पूरा का पूरा L है, L कोस है। ठीक, या द्वितीय कोस है, जिसमें एक S उपकोष है और एक P उपकोष है। इस तरह एक M है और M में 3 उपकोष हैं, एक S है, एक P है और एक D है। N में देखिएगा एक S है, एक P है, एक D है और एक F है। ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा SPDF। ठीक, तो इस तरह से K L M N कोष होते हैं, और उनके अंदर जो होते हैं वो उपकोष होते हैं। तो K में केवल एक उपकोष होता है S, L में 2 उपकोष होते हैं, एक S होता है और एक P होता है। M में 3 उपकोष होंगे, S होगा, P होगा और D होगा, और N में 4, एक S होगा, P होगा, D होगा और F होगा। ठीक, तो ये आपके रहे KLM और SPDF। अब देखिए यहीं पर यह संरचना दे रखी है, अब आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ इसमें। अगर K कोष है, ठीक है, K कोष है, तो उसमें उपकोष कितना होगा, केवल एक, यानी S, और जितना उपकोष होगा तो कक्षक कितना, एक, ये देखिए एक ऑर्बिटल्स बन गया। और उसकी संरचना चाहे तो आप इसे गोलाकार दिखाइए या स्क्वायर में दिखाइए। इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2। ठीक, अब नेक्स्ट बात की जाए L की, तो देखिए L में क्या होगा, L में देखिए L में 2, यानी एक S और एक P। तो देखिए S में कोष कितना बनता है, S में देखिए 1 बनता है, तो ये 1 रख दिया गया, और 3 इसमें कक्षक बनेंगे, 3 ये, तो 3 और 1 4, टोटल कितने हो गए, 4 कक्षक हो गए। अब अगर 4 कक्षक हैं तो आप जानते हैं 4 कक्षक होने पर एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 4 × 2 बराबर 8, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। M बराबर अगर 3 है तो देखिए SPD, तो S का 1 ऑर्बिटल्स होती है, P में 3 ऑर्बिटल होती हैं और D में 5 ऑर्बिटल होती हैं। तो देखिए S का 1 ऑर्बिटल, ये 1 2 3 ऑर्बिटल, ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, टोटल कितनी ऑर्बिटल्स हो गए, 9। अगर 9 ऑर्बिटल्स हो गए तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 9 × 2 = 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह N बराबर 4 हो गया, तो यहाँ देखिए 4 SPDF, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। ये ऑर्बिटल देखिए 1, फिर ये 3, फिर ये 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ पर कितनी हो गई, 7। तो ये 7 हो गई, और इसका अगर दुगुना करेंगे तो 16 दूनी 32। इस तरह M में निकालेंगे तो 16 दूनी 32। आगे की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका बचा M के बाद NOP। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो के लेक्चर में बता दूंगा, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं से शुरू हो गया। तो आप लोग प्लीज़ इससे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और धन्यवाद।
आप सभी का जय हिंद।